हमारे साथ अमित जी हैं। एस्टेट 2019-2021 परीक्षा और गतिरोधों पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी जो परीक्षा हुई और अब बहाली प्रक्रिया आगे जब बढ़ रही है, कोरोना प्रकोप और ब्लाइंड केस के कारण रुकी भी है, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद ये बहाली प्रक्रिया निरंतर चलेगी। सर, सवाल हमारा है कि अभी जो बहाली प्रक्रिया हो रही है, गजट के हिसाब से और नियमावली के हिसाब से बहाली प्रक्रिया किस तरफ जा रही है? क्या एस्टेट के मार्क्स पर बहाली होगी या एकेडमिक आधार पर बहाली होगी? अभ्यर्थी परेशान है सर। सर देखिए, गजट जो है वो 2019 में लागू किया गया था। गजट एक पत्रिका है जो कि जी। गवर्नमेंट की होती है, और सेवा शर्त जो होती है वो शिक्षा विभाग अपने द्वारा बनाती है कि किस प्रकार से हमें शिक्षकों को बहाल करना है। वो उसमें क्या सेवा में मतलब सुविधाएं रहेगी, कितनी छुट्टियां रहेंगी, मतलब इतने सब चीज को उसमें इन्वॉल्व करके डाला जाता है, और उसमें योग्यता आहारता को भी डाला जाता है। ठीक है, जी। तो उस हिसाब से 2020 अगस्त में नया सेवा शर्त आया, और जी। उसी को इम्प्लीमेंट अब किया जाएगा, लागू किया जाएगा इस नए बहाली में। यानी कि 2019 का जो बहाली जो संपूर्ण होगा वो उसी को फॉलो करवा के उसी को माना जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग बहाली होगा, नया बहाली। तो सर, और बोलिए इसमें सर। जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि नया सेवा शर्त के हिसाब से बहाली होगी, तो नया सेवा शर्त में तो दो चीज़ है, एक तो ऑनलाइन बहाली, दूसरा ये मैटर भी है कि आहारता जो है अभ्यर्थियों की ग्रेजुएशन में या उससे बहाली होगी। इस पर कुछ पता है? 2019 में जो एग्जाम हुआ उससे पूर्व में जो बहाली हुई थी एसटीईटी में, उसमें 2012 के सेवा शर्त को लागू किया गया था, और उसी के हिसाब से बहाली हो रही थी। लेकिन अब जब नया सेवा शर्त आ गया उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपकी बहाली जो होगी वो स्नातक स्तर के जो आपको कुल प्राप्तांक है, यानी कि कुल विषयों का सब्सिडी वगैरह मिला के, हाँ, उसका जो प्राप्तांक है प्लस बीएड में जो आपने कुल 2 वर्षों में जो प्राप्तांक प्राप्त किया है, यानी कि टोटल लास्ट फाइनल, हाँ, जी। तो उस दोनों को मिलाकर भागा 2, यानी कि 2 से डिवाइड करना है, और जी। जो रिजल्ट आएगा वही आपका मूल प्राप्तांक बनेगा मेन। ठीक जी। है, और वही परसेंटेज पे आपका आगे का बहाली प्रोसेस होगा। एसटीटी सिर्फ क्वालिफाई नेचर रहेगा। ऐसे में जो शिक्षा विभाग की तरफ से बयान आया कि जितनी सीट है उतने ही अभ्यर्थियों को हमने पास किया है और स्टेट जो क्वालिफाई करेंगे उसको हम जॉब दे देंगे, तो आप कह रहे हैं कि अब ग्रेजुएशन प्लस बीएड की जो डिग्री है उसके अंकों के आधार पर बहाली होगी, तो ये दोनों आपस में गतिरोध क्यों? देखिए, मंत्री जी ने भी ये बात कहा है कि सातवीं ये जो बहाली है ये 7वां चरण है। ठीक है, और इसमें जो पूर्व में जो आनंद किशोर नोटिफिकेशन में जो बात बोले थे वो उसी हिसाब से प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। सीट के हिसाब से उन्होंने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, लेकिन किसी को तो पहले अपना वरीयता दिया जाएगा कि अगर कोई अपने होम जिला में अगर वो बहाल होना चाहते हैं, तो अगर उनका चाहे वो एसटीटी मार्क्स पे हो चाहे वो एकेडमिक मार्क्स पे हो, नियमावली के हिसाब से तो एकेडमिक मार्क्स पे है। ठीक है, तो उसको वरीयता दे के उसका होम जिला दिया जाएगा। बहाली सबकी होगी, जितने लोग क्वालिफाई हैं उनकी बहाली सुनिश्चित है। यही होगा कि कहीं दूर का जिला मिलेगा उनको, बहाली सबका होगा जितने लोग क्वालिफाई कर गए हैं। शिक्षा सचिव का भी यही कहना था। ठीक है, तो वो लोग एकदम कंफर्म माना जाए कि उन लोग का होगा बहाली। इसमें सर एक और बात आपसे पूछेंगे कि अभी जो सब्सिडरी विषय का जो मुद्दा आया था, पिछले दिनों आपने हमसे बातचीत की थी, उसमें आपने कहा था कि जो सब्सिडरी से जिन्होंने पास किया वो विषयवार शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये सर अभी नियमावली हमने पढ़ा और देखा, इस पर अब आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों की ये बात थी कि ये नहीं हो सकता, 1 से 5 और 6 से 8 में जो है वो सब्सिडरी के अभ्यर्थी भी शिक्षक हो गए हैं विषयवार। देखिए, एक 6 से 8 का जहाँ बात, 1 से 5 में नहीं, 6 से 8। ठीक है, नहीं नहीं, जो हम 1 से 5 और 6 से 8 मतलब जो बहाली हो रही है उस पर हमने कहा। नहीं नहीं, 1 से 5 में बहाली ये प्रक्रिया है ही नहीं। जी जी। ठीक है, आपका जो बहाली प्रक्रिया 6 से 8 में जो विषयवार बहाली हुई थी पूर्व में, वो सब्सिडरी को इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन ये बहाली आपकी हाई स्कूल की बहाली है और सब्जेक्ट वाइज बहाली है। ठीक है, आप कहीं से 6 to 8 वाली बहाली को कंपेयर इससे ना करें। ये 9-10 की बहाली है, एसटीटी की बहाली है, और इसमें जैसे ही फॉर्म भराया गया था उसमें साफ लिखा गया था आप एस्टेट
जो मतलब आपका उसमें एलिजिबिलिटी में था जी ऑनर्स, मतलब वहाँ एकदम क्लियर था, ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश, ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। जी ग्रेजुएशन इन इंग्लिश का मतलब हुआ आप उसमें ग्रेजुएट हो, जी वहाँ तो क्लियर है मैटर। जी। तो सब्सिडरी वाला इसमें तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं। ऐसे में सर सवाल ये भी है कि अभी जो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, अब जैसे सब्सिडरी के अभ्यर्थी वो तो साफ तौर से बाहर ही हैं, और ब्लाइंड केस सर अभी आगे जो फंसा पड़ा है 4% आरक्षण को लेकर, क्या लगता है सर ये सुनवाई कब तक होगी, कैसे होगा? देखिए, ब्लाइंड वाले लोग का तो केस एकदम जेन्युइन है, और बिहार सरकार इस पे कुछ अपना एक्शन नहीं ले रही है जल्द से जल्द, तो ये काफ़ी गलत कर रही है। क्योंकि ब्लाइंड वाला जो आरक्षण है वो 1995 में एक एक्ट आया जिसमें ब्लाइंड को 3% आरक्षण दिया गया। उसके बाद 2016 में वो अमेंडमेंट हुआ और उसमें वो लोग को 4% आरक्षण दिया गया कि 4% से कोई भी सरकारी जॉब में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, कोई भी सरकारी जॉब में 4% से कम किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। किसको? जी तो ब्लाइंड वाले, विजुअली हैंडीकैप्ड जो है। जी। और इस हिसाब से तो वो लोग अपने सही मतलब चीज के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं, और उनको देना भी चाहिए बिहार सरकार को। बिहार सरकार न्यूट्रल है समस्या इस सर मुद्दे ये पे। है कि क्या इस पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पहल सरकार करेगी, या सरकार को खुद कैबिनेट की बैठक करके इस पर कोई निर्णय लेके इस केस को खत्म करना चाहिए? देखिए, कैबिनेट से ये स्वीकृति होके पहले ही से ये एक्ट बन चुका है, जी इसको नहीं मान रही है तो ये अवहेलना कर रही है बिहार सरकार। जी। तो कहीं ना कहीं ये संविधान और कानून और नियमों की का अवहेलना उल्लंघन का करना मामला है। है। हाँ, ये उल्लंघन कर रही है बिहार सरकार, उस चीज को नहीं मान रही है। उनको पहले ही ई प्रक्रिया को फॉलो करा लेना चाहिए, रोस्टर बनाने के पहले 4% आरक्षण दे देना चाहिए था। अमित जी, आपने अभी कहा कि स्टेट के मार्क्स से बहाली नहीं होगी, एकेडमिक आधार पर बहाली होगी। ग्रेजुएशन और बीएड की मार्क्स को जोड़ने की बात आप बोले, जो कंप्यूटर के शिक्षक हैं उन्होंने तो बीएड नहीं किया और बीएड की अनिवार्यता नहीं थी, तो उनकी बहाली में किन मापदंडों का पालन करना होगा? देखिए, कंप्यूटर वाले के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था। जी और वहाँ पर आपका स्नातक स्तर, यानी कि जो अगर कंप्यूटर से जो बीटेक किए हैं, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं, तो उनका कंप्यूटर साइंस में जो पूरा मार्क्स होगा, मतलब 4 साल का टोटल कुल जो मार्क्स होगा, चाहे उनका वो जो सब्सिडरी पेपर है या मेन पेपर है, सब मिला के उस मार्क्स के हिसाब से बहाली होगा, और सिर्फ एसटीटी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना ही इसमें काफी। हम ये भी देख रहे हैं सर कि सीट से कम ही अभ्यर्थी हर विषय में हैं। कहीं कहीं ये अफवाह है कि स्टेट में सीट से ज्यादा रिजल्ट है। आपको सर इसमें क्या लगता है? देखिए सर, एक बात, बिहार बोर्ड पे बेबुनियादी इल्जाम लगाया जा रहा है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट दे दिया गया। अरे बच्चे सीट से ज़्यादा क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। अगर एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर 10 सीट है, आप रिक्रूटमेंट निकालते हैं, उसमें 4 कैंडिडेट ही आपको मिलते हैं, तो अगर आप वो 4 कैंडिडेट को ले लीजिएगा और 6 सीट आपका खाली ही बच गया, तो इसमें आप क्या कट ऑफ निकालिएगा अलग अलग, कि जनरल का क्या गया, ओबीसी का क्या गया? वहाँ तो आपको बच्चे ही नहीं मिले सीट के अकॉर्डिंग। कट ऑफ तो तब होता है जब सीट से ज़्यादा बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो ये कहते हैं कि शिक्षा विभाग 15 मई के बाद ये साफ करेगा कि कट ऑफ क्या बनेगा। इस पर आप क्या कहते देखिए, कुछ ये लोग जो बोलने वाले हैं ना 17 मई के बाद करें, ये लोग को अपनी खुद समझदारी नहीं है कि अगर बच्चे मिलेंगे ही नहीं उतने, तो जी। कट ऑफ का निर्धारण क्या होगा? अगर 5000 सीट है, 2000 बच्चा मिला, तो आपका तो सीट ऑलरेडी खाली है। वहाँ तो जितने लोग हैं वो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कट ऑफ क्या बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेगी? धन्यवाद अमित जी, आपने कीमती समय दिया और बहुत सारे मुद्दों पर आपने अपनी राय दी, नियमावली को आपने साफ किया है। आशा अभ्यर्थी भी इन सब बातों से सबक लेंगे, समझेंगे सही गलत क्या है। अमित जी, एक मुद्दा ये भी है कि स्टेट में नॉर्मलाइज रिजल्ट को लेकर कुछ अभ्यर्थी खफा हैं। हाई कोर्ट की धमकी दी जा रही है, कई केस भी लंबित हुए हैं। ऐसे में सर ये कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि माइनस में मार्क्स कैसे गया, जबकि इसमें कहीं पर कट ऑफ की बात नहीं थी और निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए सर, जहाँ तक नोटिफिकेशन का सवाल है उसमें साफ लिखा हुआ था कि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका निगेटिव मार्क्स नहीं, मतलब आपको मतलब निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा।
लेकिन जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि आप एक मैकेनिज्म बना के रिजल्ट को पब्लिश कीजिए, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया को फॉलो कराया गया। एक मैकेनिज्म वही है। और नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया में स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड होता है, और भी एक दो मेथड होता है जिसके प्रक्रिया मतलब जिससे कि रिजल्ट को तैयार कराया जाता है। तो एक एग्जाम्पल से मान लीजिए कि अगर किसी शिफ्ट में अगर 30 मार्क्स बढ़ा, ठीक है, हर एक कैंडिडेट का 30-30 मार्क्स बढ़ा, ठीक है, एवरेज मार्क्स से ऊपर अगर उस जितने भी कैंडिडेट थे उसका 30-30 मार्क्स बढ़ा, अगर उससे कोई भी अगर कोई कैंडिडेट है अगर जो 0 मार्क्स ऑब्टेन कर रहा, ठीक है, तो उस स्थिति में उसका 30 मार्क्स बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 अटेम्प्ट किया है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड पे अगर उसको ले जाया जाएगा तो उसका रिजल्ट निगेटिव में जाएगा। निगेटिव वाले लोग जो केस कर रहे हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये बेबुनियाद है, मतलब क्या बेकार का ये लोग केस करके समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और दूसरे का भी, जो क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट उन लोग का भी समय ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि इन केस मुकदमों से क्या बहाली प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है? देखिए, बहाली प्रक्रिया अब तो होके ही रहेगी, क्योंकि देखिए नई शिक्षा नीति के तहत हर एक सीट को भरना है हर एक स्कूल में। जो मतलब टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है 30:1 का, उस चीज को भी फुलफिल करना है। उस हिसाब से रिक्रूटमेंट तो होके रहेगा हाई स्कूल में, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन ये लोग केस करके 1 महीना 2 महीना समय को खाली खींच सकते हैं। केस सबका हारना तय है, किसी के केस में कोई जान नहीं। ये लोग चंदा उगाही का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को मतलब ठगने का काम कर रहे हैं। जी।